येन, वोन, कैट, टेन, बाट, टका, तक ये सभी गिर रहे हैं। और इससे पहले कि आप सोचे मैं बकवास बोल रही हूँ, मैं आपको बता दूँ ये सभी एशियाई करेंसीज हैं जो डॉलर के मुकाबले गिर रही हैं। 3 दिसंबर 2025 को भारतीय रुपया ऐतिहासिक 90 रुपए प्रति डॉलर के निशान पर पहुंच गया और इस साल 5% की गिरावट के साथ भारतीय रुपया 2025 में एशिया की सबसे खराब प्रदर्शन करने वाली करेंसी है। लेकिन आपके घबराने से पहले, यह मान लेने से पहले कि यह क्रैश की शुरुआत है, यह पूछें क्या गिरता हुआ रुपया उतना ही बुरा है जितना लगता है। एंजल वन इकोनॉमिक्स में आपका स्वागत है। मेरा नाम अत्सरी है और आज हम डिकोड करने जा रहे हैं भारतीय रुपए को, जो कल की कोई चिंता किए बिना डिप्रिशिएट हो रहा है। एक कमजोर रुपया हर किसी के लिए बुरा नहीं है। असल में भारत के एक्सपोर्ट जायंट्स के लिए तो यह बोनस सीजन है, क्योंकि सभी एक्सपोर्टर्स को $1 के बदले ज्यादा रुपए मिल रहे हैं। इसके बारे में सोचिए, भारत का IT सेक्टर, इसकी 80% आय एक्सपोर्ट से आती है। हर बार रुपया गिरता है, IT सेक्टर विदेश में वसूले गए उसी $1 के लिए ज्यादा रुपए कमाता है। किसान लगभग आधा उत्पादन भारत से बाहर भेजा जाता है। एक कमजोर रुपया मूलतः हर शिपमेंट पर मोटा मार्जिन है और फिर आपके पास बड़े खिलाड़ी हैं जैसे पेट्रोलियम, इंजीनियरिंग गुड्स और इलेक्ट्रॉनिक गुड्स। साथ में ये भारत के कुल एक्सपोर्ट्स का 50% बनाते हैं। तो क्या रुपया गिरना वास्तव में एक बुरी बात है जब इतने सारे इंडस्ट्रीज डॉलर के लिए अतिरिक्त पैसे कमा रहे हैं? आइए एक करीबी नजर डालते हैं यह समझने के लिए कि गिरते रुपए से भारत का कितना ट्रेड प्रभावित होता है। हमें यह समझना होगा कि हम कैसे ट्रेड करते हैं, कितना ट्रेड करते हैं और किसके साथ ट्रेड करते हैं। हम कैसे ट्रेड करते हैं? भारत एक इम्पोर्ट डिपेंडेंट देश है। हम जितना एक्सपोर्ट करते हैं उससे ज्यादा इंपोर्ट करते हैं और यह जरूरी नहीं कि बुरी बात हो। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि एक देश के रूप में विकसित और विस्तार करने के लिए हमें इंपोर्ट करने की जरूरत है। ट्रेड के उस गैप को जहां एक देश जितना एक्सपोर्ट करता है उससे ज्यादा इंपोर्ट करता है, ट्रेड डेफिसिट कहते हैं। और भारत जैसे डेवलपिंग देश के लिए ट्रेड डेफिसिट काफी नॉर्मल है। असल में अगर आप करीब से देखें तो दुनिया की 7 सबसे बड़ी इकोनॉमीज में से 5 असल में इंपोर्ट डिपेंडेंट नेशंस हैं। लेकिन यह क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि हमारा 85% से भी ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय ट्रेड डॉलर में होता है। इसलिए ट्रेड डेफिसिट तभी एक प्रॉब्लम बनता है जब डेफिसिट बहुत बड़ा और लगातार बना रहता है, क्योंकि तभी देश को पहले से कमाए गए डॉलर से ज्यादा डॉलर की जरूरत पड़ती है। और खैर, भारत ने इस अक्टूबर में $41 बिलियन का रिकॉर्ड ट्रेड डेफिसिट हिट किया। हम वास्तव में कितना ट्रेड करते हैं? भारत की GDP का 45% अंतर्राष्ट्रीय ट्रेड से जुड़ा है। इसमें 22% एक्सपोर्ट और 24% इंपोर्ट शामिल है। सीधे शब्दों में, भारत जो भी $100 का उत्पादन करता है उसमें 22 रुपए के माल और सर्विसेज हम विदेश में बेचते हैं और 24 रुपए के माल और सर्विसेज हम विदेश से खरीदते हैं। इसका मतलब है कि हम दुनिया से उतना बेचते हैं, उससे थोड़ा ज्यादा खरीदते हैं। इंपोर्ट में हमारा सबसे बड़ा हिस्सा गुड्स और रॉ मटेरियल का है, जो जाहिर है क्योंकि एक डेवलपिंग देश के रूप में हमें विदेश से ज्यादा एनर्जी, मशीनें, ऑर्गेनिक केमिकल्स या रॉ मटेरियल चाहिए। हमारा सबसे बड़ा एक्सपोर्ट हिस्सा सर्विसेज जैसे सॉफ्टवेयर और बिजनेस सर्विसेज में है। हमारे ट्रेड इंपोर्ट्स का बहुमत रॉ मटेरियल का है और इकोनॉमी को चलाने के लिए हम बाकी दूसरे देशों से काफी मात्रा में इंपोर्ट किए जाने वाले रॉ मटेरियल पर डिपेंडेंट हैं। और अंदाजा लगाइए, यह अधिकतर ट्रेड डॉलर में होता है, जो हमें अगले सवाल पर ले जाता है। हम किसके साथ ट्रेड करते हैं? हम किसके साथ ट्रेड करते हैं? इस पर आते हुए भारत के सबसे बड़े इंपोर्ट पार्टनर हैं
चीन, रूस, यूएई और अमेरिका साथ में ये हमारी जरूरत का लगभग 40% सप्लाई करते हैं। दूसरी ओर हमारे सबसे बड़े एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन हैं अमेरिका, यूएई, नीदरलैंड और चीन, जो मिलकर हमारे भारतीय माल और सर्विसेज का 35% अवशोषित करते हैं। इसलिए अगर हमारा सबसे बड़ा एक्सपोर्ट पार्टनर जो अमेरिका है और वैसे भी डॉलर का सबसे बड़ा रिजर्व रखता है 50% टैरिफ लगा दे, तो आप कल्पना कर सकते हैं कि आगे क्या होता है। हमारे भारतीय माल और सर्विसेज अमेरिका में महंगे हो जाते हैं। इससे अमेरिकी उपभोक्ता या तो वैकल्पिक देशों की ओर झुकते हैं जो वही उत्पाद सस्ते में देते हैं, या फिर अमेरिका में ही बने सामान का सेवन करते हैं। यही बिल्कुल इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन की कॉन्सेप्ट है। हमने अपने बाजारों के खुलने से पहले 1991 से सालों तक यही किया है। यही वह चीज है जो अमेरिकी टैरिफ सीधे तौर पर इम्प्लाई कर रहे हैं। कम भारतीय उत्पादों का सेवन करना, जो हमारे लिए कम ट्रेड है, जो हमारे लिए कम एक्सपोर्ट है, और इसलिए हमारे लिए डॉलर का कम इनफ्लो है और इसलिए रुपए पर ज्यादा दबाव। कैसे, आप पूछते हैं? मेरे साथ बने रहेंगे, मैं समझाता हूँ। लेकिन उससे पहले बस यह समझ लेते हैं कि डॉलर इतना महत्वपूर्ण क्यों है। डॉलर इतना महत्वपूर्ण क्यों है? चाहे आपको पसंद हो या न हो, ग्लोबल इकोनॉमी एक सिंगल ऑपरेटिंग सिस्टम पर चलती है जो अमेरिकी डॉलर है। अमेरिकी डॉलर ग्लोबल ट्रेड में इतना डोमिनेंट है कि बड़ी इकोनॉमीज भी काफी हद तक एक इनवॉइसिंग करेंसी के रूप में इसकी भूमिका पर निर्भर करती हैं। उदाहरण के लिए भारत को लें। भारत का कुल 86% ट्रेड अमेरिकी डॉलर में इनवॉइस किया जाता है और यह संख्या बहुत उल्लेखनीय है क्योंकि अमेरिका भारत के कुल ट्रेड वैल्यू में केवल 8% के आसपास हिस्सेदारी रखता है। तो यह अत्यधिक संभावना है कि भारत तब भी डॉलर में ट्रेडिंग कर रहा है जब अमेरिका ट्रेड में शामिल नहीं है। ग्लोबल गुड्स ट्रेड का आधा से ज्यादा हिस्सा अमेरिकी डॉलर में संचालित होता है। इंटरनेशनल पेमेंट्स डॉलर, ट्रेड इनवॉइस और फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शन डॉलर, इंटरनेशनल डेट या लोन डॉलर। फिर से डॉलर को वर्ल्ड ट्रेड का यूनिवर्सल पावर एडॉप्टर समझिए। हर कोई इसका उपयोग करता है, इसलिए नहीं कि उन्हें अमेरिका से प्यार है, बल्कि इसलिए क्योंकि यह सुविधाजनक है, लिक्विड है, स्थिर है और कोई भी डॉलर को नहीं कहेगा सिवाय इसके कि आप रूस हो। रूस ने अमेरिकी वित्तीय प्रतिबंधों के प्रभाव को कम करने के लिए 2014 से एंटी डॉलर पॉलिसीज को आगे बढ़ाया है और हाल ही में 2025 की ब्रिक्स समिट में जो ब्राजील में हुई, रूस ने डीडॉलराइजेशन के बारे में उल्लेख किया। हालांकि सिस्टम ब्रिक्स मेंबर्स को दक्षता और लागत लाभ प्रदान कर सकता है, यह उन्हें अमेरिकी डॉलर को बाईपास करके ट्रांजैक्शन सेटल करने में भी सक्षम बनाएगा, जो प्रमुख वित्तीय प्रणाली है जिसे अमेरिका स्पष्ट रूप से पसंद नहीं करता। भारत ने रूस यूक्रेन युद्ध के तुरंत बाद 2022 में रूस के साथ ₹1 सेटलमेंट मैकेनिज्म की खोज शुरू की, लेकिन यह प्रैक्टिस दोनों पक्षों के बीच तिरछे ट्रेड बैलेंस के कारण पिक अप करने में असफल रही और डॉलर से छुटकारा पाना बहुत आसान नहीं है क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति ने स्पष्ट रूप से कई बार चेतावनी दी है कि डॉलर को बाईपास करने का कोई भी प्रयास ब्रिक्स एक्सपोर्ट्स पर अमेरिका के लिए 100% टैरिफ का कारण बनेगा। वही अमेरिका जो ब्रिक्स देशों का सबसे बड़ा इंपोर्टर है। तो भारत और रूस के बीच रुपया रूबल ट्रेड या ब्रिक्स देशों के डॉलर को छोड़कर ट्रेड करने का सपना हम जितनी कल्पना कर सकते हैं उससे कहीं ज्यादा दूर की बात है। हालांकि यह सच है कि डॉलर के ग्लोबल रिजर्व 2000 में 70% से गिरकर वर्तमान में 59% पर आ गए हैं और चीनी युआन ने अपनी भूमिका का विस्तार किया है, लेकिन युआन अभी भी डॉलर के 59% की तुलना में ग्लोबल रिजर्व के 5% से भी कम का प्रतिनिधित्व करता है। तो भले ही आप चीनी या रूसी करेंसी का उपयोग करके ब्रिक्स के साथ ट्रेड करना चाहें, आप 100% डॉलर फ्री ट्रेड बिल्कुल नहीं कर सकते। अभी भी यकीन नहीं होता कि डॉलर इतना शक्तिशाली क्यों है। डॉलर में जारी ग्लोबल डेट की हिस्सेदारी
2010 के 49% से बढ़कर 2024 में 64% हो गई है। इसका मतलब है कि पहले से कहीं ज्यादा देश और कंपनियां अमेरिकी डॉलर में उधार ले रहे हैं। तो हाँ, डॉलर सिस्टम में आप और मैं जितना कल्पना कर सकते हैं उससे कहीं ज्यादा गहराई तक है। तो अब तक आप जानते हैं, हम जितना एक्सपोर्ट करते हैं उससे ज्यादा इंपोर्ट करते हैं। हमने इस साल सबसे ऊंचा ट्रेड डेफिसिट हिट किया है। हम सबसे ज्यादा अमेरिका को एक्सपोर्ट करते हैं और दुनिया के अधिकतर ट्रेड डॉलर से जुड़े हैं। यहाँ तक कि रूस या चीन भी 100% डॉलर इंडिपेंडेंस के करीब नहीं है। तो अब तक हमने जो कुछ भी बात की है वह वास्तव में आपके इस सवाल का जवाब नहीं देती कि रुपया डॉलर के मुकाबले गिरता क्यों रहता है या कोई करेंसी गिरती या बढ़ती क्यों है। खैर, यह इकोनॉमिक्स 101 है। डिमांड और सप्लाई का साधारण फंडा क्यों गिरता है। रुपया डॉलर की हमारी सभी मांग के कारणों के बारे में सोचिए। हम क्रूड ऑयल इंपोर्ट करते हैं। भारतीय छात्र अमेरिकी यूनिवर्सिटी फीस अदा करते हैं। भारतीय कंपनियां विदेशी सॉफ्टवेयर मशीनें सर्विसेज खरीदती हैं या भारतीय विदेश यात्रा करते हैं। जब डॉलर महंगा हो जाता है तो हम इन प्लान्स को कम करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि इन प्लान्स को अंजाम देने के लिए हमें अपनी जेब से ज्यादा पैसा निकालना पड़ता है। डॉलर सप्लाई कहाँ से आती है? फॉरेन इन्वेस्टर्स से जो भारत में पैसा ला रहे हैं, हमारे आईटी और सर्विस जायंट से जो विदेश में डॉलर कमा रहे हैं, हमारे एक्सपोर्टर्स से जो भारत के ट्रेड का 22% तक बनाते हैं और एनआरआई से जो रेमिटेंस घर भेज रहे हैं। अब जब रुपया वास्तव में गिरता है तो इन्वेस्टर्स सोचते हैं, मैं ऐसे मार्केट में क्यों इन्वेस्ट करूं जो मुझे बाकियों की तुलना में कम रिटर्न दे रहा है। क्यों न पैसा निकालकर वापस अमेरिका में डाल दूं। साधारण इकोनॉमिक्स है ना। डॉलर की कम सप्लाई, लेकिन कोई भी वास्तव में डॉलर की मांग करना बंद नहीं करता, तो जाहिर है डॉलर और महंगा हो जाता है। और आज के दिन तक हम अपने सामने दोनों केस देख सकते हैं। ए डॉलर की मांग अचानक बढ़ रही है और बी डॉलर की सप्लाई अचानक गिर रही है। लेकिन क्यों? ट्रंप प्रशासन ने अगस्त के अंत में भारतीय सामानों पर 50% तक टैरिफ लगाए, जिससे रुपया और दबाव में आ गया। आइए बस देखें कि 2025 में अब तक फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, जो मूलतः एफआईआई हैं या वे लोग जो हमारे फाइनेंशियल मार्केट्स में इन्वेस्ट करते हैं, इन्हें लगभग 18 बिलियन डॉलर की भारतीय इक्विटीज बेच दी हैं। यह पिछले 13 सालों में भारतीय इक्विटीज में विदेशी इन्वेस्टर्स की सबसे कम स्वामित्व को दर्शाता है। उस पर अगस्त 2025 में टैरिफ लगने के ठीक बाद नेट एफडीआई, जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, मूलतः वे विदेशी कंपनियां जो भारत में इन्वेस्ट करती हैं, जैसे एप्पल फैक्ट्री लगा रही है या अमेज़न अपने ऑफिस का विस्तार कर रहा है, वह नेगेटिव हो गया, जिसका मूलतः मतलब है कि डॉलर का आउट ऑफ फ्लो डॉलर के नए इनफ्लो से अधिक हो गया है। हालांकि कई बार उतार चढ़ाव आए हैं, भारत में रहने वाले नेट डॉलर का मैट्रिक हमेशा दबाव में रहा है। हम संरचनात्मक रूप से एक ट्रेड डेफिसिट देश हैं, और जैसा मैंने पहले कहा, यह सिर्फ एक आर्थिक संरचना है, यह रिपोर्ट कार्ड नहीं है। हम रॉ मटेरियल इंपोर्ट करते हैं और कंज्यूमर गुड्स एक्सपोर्ट करते हैं, लेकिन अक्टूबर 2025 में जो टैरिफ लगने के 2 महीने बाद था, हमारा ट्रेड डेफिसिट 41 बिलियन डॉलर के ऑल टाइम हाई पर पहुंच गया, जबकि यह आमतौर पर 15 से 25 बिलियन डॉलर के बीच रहता है। अब आप पूछ रहे होंगे, हमने इतना कुछ क्या खरीदा? हमने वह खरीदा जो लोग तब खरीदते हैं जब वे बाजारों के बारे में संशय में होते हैं, वह चीज जो अनिश्चितता के समय में सेफ हेवन जैसा महसूस होती है। हाँ, आपने सही अनुमान लगाया, हमने बहुत सारा सोना खरीदा। सोने के अकेले इंपोर्ट्स 14.7 बिलियन डॉलर तक उछल गए, जो पिछले साल अक्टूबर 2024 का 3 गुना है। तो यह हमें वास्तव में कहाँ छोड़ता है? यह लिटरली करेंसी डिप्रिशिएशन की टेक्स्ट बुक फॉर्मूला है। इंपोर्ट्स उछल रहे हैं, हमें ज्यादा डॉलर चाहिए। एक्सपोर्ट्स गिर रहे हैं,
हमें कम डॉलर मिल रहे हैं। अमेरिका से टैरिफ कम अमेरिकी हमारा सामान खरीदते हैं तो हमें फिर से कम डॉलर मिलते हैं। कम डॉलर के पीछे ज्यादा लोग भाग रहे हैं। मूलतः इसका मतलब है कि डॉलर महंगा हो जाता है, जिसका मतलब है कि रुपया कमजोर हो जाता है। अब देखते हैं कि आरबीआई का क्या कहना है। आरबीआई ने कहा कि वह रुपए को कृत्रिम रूप से ऊपर धकेलने की कोशिश नहीं करेगी। वे इसे अपने आप चलने देंगे क्योंकि भारत के पास पर्याप्त फॉरेक्स रिजर्व हैं और हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट जो हम दुनिया से कमाते हैं और हम विदेश में खर्च करते हैं, उसके बीच का गैप है, अभी चिंताजनक नहीं है। इसलिए घबराने की कोई जरूरत नहीं है। और सचमुच ऐसा है। भारत एक फाइन लाइन पर चलता है जहां इसका डेफिसिट अमेरिका और यूके के डेफिसिट की तुलना में अपनी जीडीपी का 1 से 3% है, जो 2 से 5% के बीच रहता है। लेकिन फिर भारतीय रुपया अमेरिकी डॉलर या यूरो जितना मजबूत नहीं है ना, क्योंकि एक चौड़ा होता करंट अकाउंट डेफिसिट अक्सर फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स को डरा देता है, जिससे कैपिटल आउटफ्लो होता है जो रुपए पर और नीचे की ओर दबाव डालता है, जो आगे चलकर इंपोर्ट की बढ़ती लागत और बिगड़ती महंगाई का कारण बनता है, जिससे डिप्रिसिएशन का एक दुष्चक्र बन जाता है। सीधे शब्दों में आप और मेरे जैसे आम लोगों के लिए इसका मतलब है इंपोर्ट की उच्च लागत, जिसका मतलब है क्रूड ऑयल की उच्च लागत, वही सामान जो हम सबसे ज्यादा इंपोर्ट करते हैं है ना, जिसका मतलब यह भी है कि ईंधन की कीमतें अधिक होंगी, जिसका मतलब है परिवहन की उच्च लागत और अंततः भोजन की उच्च लागत। भोजन की महंगाई अक्सर और अधिक महंगाई का टिपिंग पॉइंट होती है। अब भारतीय अर्थव्यवस्था और हमारे लिए इसका वास्तव में क्या मतलब है? बात यह है, एक कमजोर रुपया भारत को डॉलर के हिसाब से छोटा दिखा सकता है, लेकिन इससे रियल इकोनॉमी वास्तव में नहीं बदलती। हमारी फैक्ट्रियां अचानक काम करना बंद नहीं कर दी, हमारी सर्विसेज अचानक सिकुड़ नहीं गई, हमारी जीडीपी अभी भी रियल टर्म्स में 8.2% की दर से बढ़ रही है। तो शायद अमेरिकी डॉलर सिर्फ ऑप्टिक्स है। असली कहानी यह है कि भारत इस चरण को कैसे खेलता है। एक्सपोर्ट्स को अधिक तेज और प्रतिस्पर्धी बनाना, गरीबों को इम्पोर्टेड महंगाई से बचाना और बेहतर ग्लोबल ट्रेड डील्स करना। तो अगली बार जब आप रुपए के ऐतिहासिक निचले स्तर पर पहुंचने के बारे में कोई हेडलाइन देखें, तो याद रखें कि इसमें इससे कहीं ज्यादा चीजें शामिल हैं। यह त्रासदी नहीं है, यह सिर्फ लगातार संतुलन बनाए रखने का काम है। करेंसी लड़खड़ा सकती है, लेकिन लक्ष्य भारतीय अर्थव्यवस्था और उसके लोगों का स्थिर रहना और ऊपर उठना है। जैसा कि पॉलिसी मेकर्स इशारा करते हैं, रुपए में यह गिरावट प्रबंधनीय हो सकती है। कुछ ऐसा जिसके साथ हम समायोजित करते हैं, कुछ ऐसा जिसके साथ हम काम करते हैं और अंततः लाभ उठाते हैं। और कौन जानता है, जब ग्लोबल हवाएं बदलेंगी तो रुपया वापस ऊपर आते समय सबको चकित कर दे। शायद भारत की विकास की बड़ी कहानी में रुपया सिर्फ एक किरदार है जो एक मुश्किल अध्याय से गुजर रहा है, और शायद प्लॉट अभी खत्म होने से बहुत दूर है। नीचे कमेंट्स में हमें बताएं कि आप क्या सोचते हैं, और हमारे नए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। हमारा इरादा इकोनॉमिक्स को हर किसी के लिए सरल और स्पष्ट बनाने का है, और केवल आपका सपोर्ट ही हमें अपना सर्वश्रेष्ठ देने में मदद कर सकता है। सभी का धन्यवाद। अगली वीडियो में मिलते हैं। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें और एक कमेंट छोड़ें। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो यहाँ दिए गए किसी भी QR कोड से मुझे एक कॉफ़ी खरीदने पर विचार करें।